हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर बात करी थी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इक्वेशंस की और इनइक्वेशंस की, और हम उसी बात को सिलसिले को आगे चलाते हुए इनवर्स के कुछ और सवाल करते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि log tan इनवर्स x टू द बेस 2 ग्रेटर देन 1। अब हमें यह सवाल सॉल्व करना है और हमको इसके लिए क्या करना है, हमें x का अंतराल ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि log के अंदर है tan इनवर्स x टू द बेस 2 ग्रेटर देन 1। जो अब इसको हल करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम करेंगे इसका प्रांत निकालेंगे। सो tan इनवर्स x को बचाना है सबसे पहले अगर हमें tan इनवर्स x को बचाना है तो हमको बोलना पड़ेगा इसके लिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, क्योंकि tan इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो x बिलोंग्स टू r होता है। ठीक है, लेकिन log कहता है, क्योंकि आप देखें tan इनवर्स x का आउटपुट क्या होगा, tan इनवर्स x का आउटपुट होगा -π/2 से π/2। अब -π/2 से लेके 0 तक के नंबर तो log नहीं ले सकता, तो हमको यहां यह कहना पड़ेगा कि tan इनवर्स x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होना आवश्यक है, क्योंकि log को बचाना है। अब किसको बचा रहे हैं हम, log को। तो log में a के स्थान पर कौन है, tan इनवर्स x है, तो मुझे लिखना पड़ा tan इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन 0। tan इनवर्स x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। अब tan इनवर्स x का मान अगर 0 से बड़ा करना है तो मुझे यहां से पहले 10 भगाना पड़ेगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा कि x इज ग्रेटर देन tan 0। अच्छा, यहां पर देखिए जब हमने tan इनवर्स को हटाया तो मैंने जो आपका इनइक्वालिटी का साइन है, यानी जो असमीका का चिन्ह है, वो मैंने परिवर्तित नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यदि आपको tan इनवर्स x का ग्राफ याद हो तो tan इनवर्स x वर्धमान फलन है। कैसे, अगर आप tan इनवर्स x का ग्राफ याद करें तो वो जो ग्राफ बनेगा वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक बनता है, और उसकी जो रेंज होती थी वो आपकी क्या होती थी, π/2 और -π/2 पे होती थी। शून्य पर वो शून्य बनता था, और ये ग्राफ जो आता था कुछ tan इनवर्स x का कुछ ऐसा करके चला जाता था। ठीक है ना, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो tan इनवर्स x अपने दिए गए प्रांत में एक वर्धमान फलन है, और हम ये बात जानते हैं कि यदि किसी वर्धमान फलन को असमीका के चिन्ह असमीका से हटाया जाएगा तो क्या नहीं होगा, असमीका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा। इसका मतलब x जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है ना, x का मान 0 से बड़ा होगा तो आपका जो tan इनवर्स का जो आउटपुट होगा वो 0 से π/2 के मध्य होगा। ठीक है, तो हमने बोला tan इनवर्स x में x इज ग्रेटर देन 0, यानी आपका जो x है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आधार को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आधार खुद 2 है, 2 एक 0 से बड़ा है और 2 का मान 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 इसका क्या आएगा बेटा, डोमेन आएगा। अब क्या करें, अब इसको हल करते हैं। तो log लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है tan इनवर्स x टू द बेस 2 ग्रेटर देन 1। अब क्योंकि log का आधार भी कितना है, 1 से बड़ा है, तो log भी एक वर्धमान फलन है, और log अगर वर्धमान फलन है तो एंटी log लेते वक्त मेरी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो मैं लिखूंगा इसको कि tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन 2 की पावर में 1, यानी tan इनवर्स x का जो मान है वो ग्रेटर देन 2 आएगा। tan इनवर्स x ग्रेटर देन 2 आने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं ये बोल सकता हूं कि tan ऑफ tan इनवर्स x जो होगा वो ग्रेटर देन tan 2 होगा। अब ये tan 2 क्या है, ठीक है, इसको ऐसे समझें कि tan इनवर्स x के मान को ग्रेटर देन 2 होना है, यानी tan 2 होना चाहिए। tan 2 का मान क्या होगा, अगर अपन उसे चेक करें तो देखो ध्यान से, अगर मैं tan x का ग्राफ बना दूं तो आपका -π/2 होता है, फिर यहां π/2 होता है, इसके आगे चले π/2 से फिर 3π/2 होता है, बीच में कहीं पर पाई आता है, और tan इनवर्स x का जो मान tan x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे जाने वाला है। ठीक है, अब π/2 का मतलब 1.57 है। 1.57 का जो ग्राफ है वो क्या कह रहा है आपका, वो कह रहा है कि यहां पर वैल्यू आपकी कैसी होनी चाहिए, यहां पर कहीं पर 2 यहां होना चाहिए, और अगर आप tan 2 की बात करेंगे तो tan 2 कैसा आ जाएगा बेटा, वो एक ऋणात्मक मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर अपन इसको समझे कि मैंने बोला tan इनवर्स x का मान को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब tan इनवर्स x के मान को आपको ग्रेटर देन 2 करना है, तो आपके जहन में क्या बात है कि साहब आप दोनों तरफ 10 ले लो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका x ग्रेटर देन 2 आएगा, लेकिन लॉजिकली समझे तो हम बोल रहे हैं tan इनवर्स x के मान को क्या, हम बोल रहे हैं tan इनवर्स x मान को ग्रेटर देन 2। अच्छा, tan इनवर्स x जो है उसका परिसर क्या है,
टेन इनवर्स एक्स का जो आउटपुट है यानी जो परिसर है वो हर हाल में आपका -π/2 ओपन से लेकर के और π/2 ओपन तक चलेगा। अब अगर आप बोल रहे हैं कि टेन इनवर्स एक्स का मान -π/2 से π/2 चलेगा तो इस ग्राफ की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। हम साफ साफ बोल सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का मान π/2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। अब अगर टेन इनवर्स एक्स का मान π/2 से बड़ा नहीं हो सकता तो टेन इनवर्स एक्स जो है वो कभी भी ग्रेटर देन 2 नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर x बिलोंग्स टू क्या आएगा, 5 आएगा। ज्यादातर बच्चे जो इस प्रश्न में गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो ये सोचते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 10 2। आप ये स्टेप एक्चुअली लिख ही नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपने ये मान लिया कि टेन इनवर्स एक्स का मान 2 से बड़ा आ सकता है, जबकि हम टेन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल रेंज कहां से कहां तक ब्लॉक करके बैठे हैं, -π/2 से π/2 तक ब्लॉक करके बैठे हैं। यानी एक्स का कोई भी ऐसा मान नहीं आ सकता जो टेन इनवर्स एक्स के मान को कहां ले जाए, 2 से बड़ा ले जाए। तो 2 से बड़ा मान अगर नहीं आ सकता तो उसका आंसर क्या हो गया बेटा, x बिलोंग्स टू 5 हो गया। तो ये जो कॉमन गलती है ये हम ना करें। हमको हमेशा क्या याद रखना है हर प्रश्न में कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसका प्रांत और उसका परिसर। ठीक है, इसी तरीके से हम एक और प्रश्न को ट्राई करते हैं। हमने क्वेश्चन कहा कि कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर -5 कॉट इनवर्स x प्लस और अपन ने ले लिया 6 और मैंने बोल दिया इसको ग्रेटर देन 0। ठीक है, कॉट इनवर्स x का स्क्वायर -5 कॉट इनवर्स x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 का हल समुच्चय ज्ञात करें। हल समुच्चय ज्ञात करें। हल समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट। अब इसका अपन को हल समुच्चय ज्ञात करना है तो सबसे पहले प्रांत की बात कर लो। तो कौन है, कॉट इनवर्स x है। तो आप बोलोगे साहब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करें, कॉट इनवर्स x को मैंने मान लिया कि वो t है। क्या है, कॉट इनवर्स x को अपन ने मान लिया कि वो क्या है, वो t है। अब अगर कॉट इनवर्स x t है तो आप बताएं कि यहां क्या आएगा, यहां आ जाएगा t स्क्वायर -5t प्लस 6 ग्रेटर देन 0। इसको हल करेंगे तो हमारा मिलेगा t -3 t -2 ग्रेटर देन 0। और इसको अगर अपन संख्या रेखा पर ले जाएं तो यहां आ जाएगा आपका कितना 2, यहां कितना आ जाएगा 3 माइनस अनंत प्लस अनंत, यहां आ जाएगा प्लस माइनस प्लस। तो आपका जो t का मान आने वाला है वो निश्चित तौर पर क्या आने वाला है, माइनस अनंत से लेकर के 2 और यूनियन 3 से लेकर अनंत। ये किसका मान है, ये मान किसका है, ये मान है कॉट इनवर्स का। तो अपन क्या लिखते हैं कि कॉट इनवर्स x का जो मान होना चाहिए वो कहां से कहां तक होना चाहिए, माइनस अनंत से 2 होना चाहिए यूनियन और 3 से लेकर अनंत होना चाहिए। ठीक है, ये किसका मान आ गया, कॉट इनवर्स x का मान आ गया। अब जरा ध्यान से देखें, कॉट इनवर्स x जो है, अगर आप उस कॉट इनवर्स x के ग्राफ को देखेंगे पहले तो कॉट इनवर्स x का ग्राफ कैसा आएगा, कॉट इनवर्स x का ग्राफ 0 से पाई के बीच में बनता है, बीच में कहीं पर π/2 आता है, ये कुछ ऐसे चला जाएगा। यहां से आपका ग्राफ जो आता है कॉट इनवर्स x का वो ऐसे आएगा यहां तक और यहां से ऐसे चला जाएगा। ये ग्राफ जो बना आपका वो किसका बन गया, कॉट इनवर्स x का ग्राफ बन गया, π/2 पर वो 0 बन गया। यानी उसका जो आउटपुट है वो कहां से कहां तक है, 0 से लेकर और 3 तक है। हम क्या बोल रहे हैं कि उसका जो मान होना चाहिए वो माइनस अनंत से 2 होना चाहिए। तो कॉट इनवर्स का जो मान है वो माइनस अनंत से 2 तो आता ही नहीं, मतलब माइनस अनंत तो जाएगा ही नहीं, वो तो कहां रुक जाएगा, 0 पे रुक जाएगा। और 0 से लेकर वो कहां तक जा सकता है, 3 तक जा सकता है, पाई तक जा सकता है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि कॉट इनवर्स x जो होगा वो बेसिकली कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से लेकर 2 तक लाई करेगा, यूनियन 3 से लेकर और पाई तक लाई करेगा। इसको अगर अपन आगे हल करें कि इसका अपन को किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो अपन x का मान कैसे निकालेंगे। मैं आपसे बोलता हूं कि पहला सवाल जो है वो क्या कह रहा है कि आप कॉट इनवर्स x के मान को 0 से और 2 के बीच में लाएं। अब कॉट इनवर्स x के मान को अगर 0 से 2 के बीच में लाना है तो ये रहा 0 और यहां कहीं पर है आपका कितना बेटा, 2। मतलब ये अगर π/2 1.57 है तो यहां 2 होगा और 3.14 वो होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से अगर अपन इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू देखें तो यहां पर नीचे अपन को कितना मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा cot 2। ठीक है, तो अपन को कहां से कहां तक जाना है, सबसे पहले अपना जो मान होना चाहिए वो 0 से और 2 के बीच में रहना चाहिए। तो 0 से 2 के बीच में जाने के लिए वो कहां से कहां तक जाने को रेडी हो रहा है, वो हो रहा है रेडी कहां से बेटा, cot 2 से लेकर
और कहां तक, अनंत तक। अगर आप x का मान cot 2 से लेकर और अनंत तक लेके जा रहे हैं, कहां से कहां तक, cot 2 से लेकर और अनंत तक, तो आपका जो ग्राफ का मान है वो कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर और 2 तक जाएगा। दूसरा मान आप क्या बोल रहे हैं, दूसरा मान आप बोल रहे हैं कि सर हम दूसरा मान जो हमें चाहिए वो कहां से कहां तक चाहिए, वो चाहिए हमें cot इनवर्स का मान, वो चाहिए हमें 3 से लेकर और पाई तक। देखिए पाई बिल्कुल टॉप पर है, ठीक है ना। 3 कहां पर होगा, डेफिनेटली 3 यहां पर होगा, यानी 3 का जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो यहां कहीं पर आएगा और ये कितना आ जाएगा, cot 3 आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, 3 से लेके पाई तक का ग्राफ चाहिए, यानी ये पूरा हिस्सा ग्राफ का, तो वो कहां से कहां तक आएगा, वो कहां से कहां तक आएगा, माइनस अनंत से लेकर x का वैल्यू और cot 3 तक जाएगा। इसका मतलब जो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है क्वेश्चन का वो क्या आएगा, माइनस अनंत से cot 3 यूनियन cot 2 से लेकर और अनंत तक। और ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, मैंने बोला cot कैसा है, cot एक हासमान फलन है, यानी cot को हटाऊंगा तो असमीका का चिन्ह क्या होगा, परिवर्तित होगा। अब जैसे ही मैंने असमीका का चिन्ह परिवर्तित करा तो जो cot 2 होगा, अगर मैं सारी तरफ cot लगा दूं तो cot 0 का मान क्या होता है, cot 0 का मान जाता है अनंत की तरफ, तो cot 0 कहां पहुंच गया, अनंत, और cot 2 की वैल्यू सीधी यहां आ गई। ऐसे यहां पर देखें cot पाई का मान कहां जाएगा, माइनस अनंत, और cot 3 का मान यहां आ जाएगा और असमीका के चिन्ह में क्या आएगा, परिवर्तन, तभी तो ये यहां और ये यहां आया। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, माइनस अनंत से cot 3 यूनियन cot 2 से अनंत। तो इनइक्वालिटी के सवाल में आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि जब आप सवाल प्रश्न शुरू करें तो सबसे पहला काम आप उसका प्रांत निकाल लें। दूसरा, जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप यूज कर रहे हैं उसका प्रांत के साथ साथ आपको क्या याद होना चाहिए, परिसर भी याद होना चाहिए। साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि वो वर्धमान है या हासमान है, क्योंकि इनइक्वालिटी के केस में जब आप cot इनवर्स को या tan इनवर्स को, इन सबको जब हटा करके x का मान निकालना चाहते हैं तब हमें यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि असमीका का चिन्ह परिवर्तित होगा या नहीं होगा। समीकरण और असमीका में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है कि समीकरण में इस बात का हम टेंशन नहीं लेते हैं कि भैया वो वर्धमान है या हासमान है, क्योंकि समीकरण के अंदर जो इक्वालिटी का साइन है, जो बराबर का चिन्ह है, वो बदलेगा नहीं। लेकिन जब असमीका का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यूज कर रहे हैं और वो बाय नेचर कैसा है। अगर वर्धमान है तो असमीका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और अगर वो हासमान है तो वो असमीका के चिन्ह को परिवर्तित करेगा। जैसे अगर मैं इसको दोबारा से देखूं, मैंने आपसे बोला कि मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं cot इनवर्स x के मान को मैं कहां से कहां तक लेके जाना चाह रहा था, पहले 0 से लेके 2 तक लेके जाना चाह रहा था। तो बेसिकली मेरे को मालूम है कि मुझे cot इनवर्स हटाना है, तो जब मैं cot इनवर्स हटाऊंगा तो ये असमीका के चिन्ह क्या होंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। यहां पर x आ गया, यहां बात समझ में आ गई। cot 0 जो होगा वो अनंत की तरफ है और इसका मान कितना आएगा, cot 2 आएगा। तो अपन ने क्या बोला कि x जो है वो cot 2 से बड़ा है और अनंत से छोटा है, ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही जब अपना अगला केस करा तो अपन ने क्या बोला था कि cot इनवर्स x का मान जो होगा 3 से पाई के बीच में आएगा। अब देखो फिर से cot इनवर्स है, अगर मैं इसे हटाऊंगा तो असमीका का चिन्ह क्या होगा, परिवर्तित होगा, यानी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन लगेगा। cot का हटा दिया, इनवर्स हटा दिया तो x ही बचा। cot पाई का जो मान है वो कहां पहुंच जाएगा, cot पाई का मान पहुंच जाएगा कहां, माइनस अनंत पे, और ये कितना आ जाएगा, cot 3 आ जाएगा। इसका मतलब अब ये आएगा, यहां पर क्या आएगा, cot 3, और यहां क्या आएगा, माइनस अनंत आ जाएगा। असमीका का चिन्ह परिवर्तित कर दिया तो अपना x का मान कहां से कहां तक आ गया बेटा, माइनस अनंत से लेके और cot 3 तक आ गया। ठीक है, तो अब फाइनल आंसर क्या है आपका, x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेकर cot 3 यूनियन और cot 2 से लेकर अनंत। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, असमीकाओं को सॉल्व करना है जिसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता हो। इसी प्रकार अपन एक प्रश्न और ट्राई करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x के लिए x का अंतराल ज्ञात करें। अब इसके लिए क्या करें बेटा, x का अंतराल ज्ञात करना है। कैसे करें, साइन इनवर्स x है, यहां कॉस इनवर्स x है। क्या करूं मैंने कहा देखिए दोनों का जो पहला प्रांत है वो प्रांत सेट कर लूं तो x का मान -1 से लेकर और 1 तक रहेगा। ये क्लियर हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स x का प्रांत भी कितना,
-1 से 1, और cos इनवर्स x का प्रांत भी कितना, -1 से 1। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x, जो मुझे प्रूफ करना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन और π/2 माइनस sin इनवर्स x। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। तो cos इनवर्स x का मान क्या हो गया, π/2 माइनस sin इनवर्स x। इसको अगर अपन उधर भेज दे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 2 sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/2, और यहां से आ जाएगा कि sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/4। अब फिर से वही बात, sin इनवर्स x अपने दिए गए प्रांत में कैसा, वर्धमान फलन, यानी sin इनवर्स x को अगर मैं हटाता हूं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी मैं यहां लिख सकता हूं x इज ग्रेटर देन कितना, sin π/4, यानी x का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन 1/√2। अब अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1/√2 है तो आपका फाइनल आंसर क्या होने वाला बेटा, x का वैल्यू 1/√2 से कहां तक, अनंत तक नहीं, आप x का वैल्यू कहां तक ले जा सकते हैं, मैक्सिमम 1 तक। तो आपको बोलना पड़ेगा 1/√2 से लेके 1 तक। अब कुछ बच्चे बोले कि सर आपने इसमें sin इनवर्स x को cos इनवर्स x को sin इनवर्स में कन्वर्ट करा, अगर हम इसे cos इनवर्स में कर देते तो क्या होता, जरा देखें कि क्वेश्चन में वापस लिख लेता हूं एक बार, sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x, फिर मैंने इसको लिख लिया π/2 माइनस cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x। इसको इधर लेके आया तो आ गया π/2 इज ग्रेटर देन 2 cos इनवर्स x, और मैं बोल पाऊंगा क्या कि मेरा जो 2 cos इनवर्स x है वो लेस देन π/2 है, यानी cos इनवर्स x जो आएगा वो लेस देन आएगा π/4। ठीक है, अब cos इनवर्स x अगर लेस देन π/4 है तो हम जानते हैं कि अपने दिए गए प्रांत में, यानी x का मान -1 से लेके 1 में जो cos इनवर्स x है वो एक हासमान फलन है, और हासमान फलन को अगर हटाया जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को क्या होना होगा, चेंज होना होगा। यानी अगर मैं cos इनवर्स को भगाता हूं तो ये आ जाएगा x, फिर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज और आ गया cos π/4। तो x इज ग्रेटर देन, फिर से कितना आ गया बेटा 1/√2, और डोमेन ब्लॉक है तो आप बोलोगे x का वैल्यू 1/√2 से लेकर और 1 क्लोज। यानी अगर आपको इनइक्वालिटी के सवाल यानी असमीकाओं के सवाल अच्छे से हल करने हैं तो आपको क्या ध्यान देना है कि आप किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो वर्धमान है या हासमान है। वर्धमान होगा तो उसे हटाते वक्त हम साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे, जबकि वो हासमान हुआ अगर तो हम क्या करेंगे, उसकी साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करेंगे। ये हमको ध्यान रखना है, क्योंकि वर्धमान और हासमान का जो कॉन्सेप्ट है, और जब हम लोग इसका ग्राफ पढ़ रहे थे तो मैंने हर बार जब प्रॉपर्टीज लिखवाई थी तो वहां पर मैं हर बार लिखवा रहा था कि वो वर्धमान है कि वो हासमान है। तो वहां पर वो जो प्रॉपर्टी हमें याद करने को जो हमें आवश्यकता थी वो क्यों थी, क्योंकि हमें इनइक्वालिटी के सवाल सॉल्व करने थे, और इनइक्वालिटी के सवाल सॉल्व करते वक्त यानी असमीका के सवालों को हल करते वक्त हमें क्या ध्यान देना है कि वर्धमान है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। अब बच्चों का प्रश्न यह कि सर वर्धमान पर क्यों नहीं होता। देखो बेटा, अगर आप मैं बोलूं आपसे कि कोई फलन वर्धमान है, अगर कोई फलन वर्धमान है तो क्या हुआ होगा। मान लीजिए मैं उसका जो नेचर है वो देख रहा हूं, x इक्वल टू a से लेकर और x इक्वल टू b तक। अब अगर x इक्वल टू से a से x इक्वल टू b तक वर्धमान की बात करूं तो कैसे कैसे वर्धमान हो सकता है, ये वर्धमान हो गया, ठीक है ना, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं हम, ठीक है। और कैसा हो सकता है वर्धमान, वर्धमान ऐसा भी आ सकता है, यहां से मान लीजिए वो फलन ऐसे गया हो, ये भी एक तरह से वर्धमान ही है, कॉनकेव अपवर्ड की तरफ जा रहा है लेकिन वर्धमान है, ठीक है। और कैसे हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ आपका जाए ऐसे जाए, यानी उसमें कॉनकेव अपवर्ड और डाउनवर्ड तीनों केस बनाए। ये तीनों ही आलेख जो मैंने बनाए उसके अंदर मैंने क्या रखा कि मेरा फलन वर्धमान है। अब जरा ध्यान से देखना कि इससे फायदा क्या होता है। आप देखिए कि मैंने यहां पर कोई मान चुन लिया, मान लीजिए x1, उस x1 का वैल्यू यहां पर x1 आ रहा है, मान लीजिए इसका कोई वैल्यू यहां पर और इसका वैल्यू यहां पर, ये देखिए आउटपुट्स है ये, ठीक है, ये तीन आउटपुट्स है। x1 डालने पर चाहे कोई सा भी फलन ले लो आप, ये ले लो, ये ले लो या ये ले लो। अब जब आप x2 डालोगे कहीं और भी, ठीक है ना, तो आपका जो मान आएगा इसके रेस्पेक्ट में देखिए बड़ा आएगा, इसके रेस्पेक्ट में भी बड़ा आएगा और इसके रेस्पेक्ट में भी बड़ा आएगा। तो क्या हो रहा है कि अगर मैं बोल दूं कि ये y बराबर f ऑफ x है, क्या है, y बराबर f ऑफ x है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर f ऑफ x2 जो आने वाला है वो f ऑफ x1 से बड़ा आने वाला है।
एफ ऑफ x2 का जो मान है वो हर ग्राफ में एफ ऑफ x1 से बड़ा है। देखिए x1 तो यहां पर आ रहा है इसका एफ ऑफ x1, पहले ग्रीन वाले ग्राफ पे देखते हैं, और ये वाला जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, एफ ऑफ x2 आ रहा है इसके लिए। तो आपका एफ ऑफ x2 जो है वो एफ ऑफ x1 से बड़ा है, और यहां भी देखें कि आपका x2 भी किससे बड़ा है, x1 से बड़ा है। तो जब वर्धमान फलन होता है और अगर आप फलन में से f को गायब कर देते हैं तो क्या साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज आया, नहीं आया। आप चाहे इस रेड वाले ग्राफ के लिए देख लें कि आपका x1 पर जो वैल्यू आ रहा है वो ये आ रहा है बेटा, दैट इज एफ ऑफ x1, ठीक है ना। और यहां पर जब देखोगे तो एफ ऑफ x2 कहां आ रहा है, ये आ रहा है एफ ऑफ x2। तो कंडीशन क्या है, एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन एफ ऑफ x1, और अगर f और f को आप हटाते हैं तो x2 ग्रेटर देन x1। जबकि अगर मेरा फलन क्या होता, हासमान होता, मान लीजिए x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच में आपका फलन हासमान है, यानी डिक्रीज कर गया, ग्राफ डिक्रीज कर गया, तो आप क्या बोलते हैं कि सर किसी भी पॉइंट पर अपन चेक करेंगे, हमने यहां x1 रखा, x1 पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा बेटा एफ ऑफ x1, ठीक है। फिर आपने x2 रखा, यहां पर आपका आउटपुट कितना आ जाएगा, एफ ऑफ x2, ठीक है, ये x2 हो गया। अब आप देखें कि मेरा कंडीशन क्या है, मेरा कंडीशन है ग्राफ को देख करके कि एफ ऑफ x1 का जो मान होगा वो निश्चित तौर पर एफ ऑफ x2 से बड़ा होगा। अब एफ ऑफ एक्स यानी y बराबर एफ ऑफ एक्स का जो आलेख है वो कैसा है, वो एक डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो जब आप क्या करेंगे, f हटाएंगे तो क्या होगा, आपका x1 और x2 के बीच में बताओ क्या आ रहा है, x1 छोटा है और x2 बड़ा है। तो देखिए इनइक्वालिटी का साइन क्या कर दिया उसने, चेंज कर दिया। तो जब भी वर्धमान फलन को आप हटाओगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, और जब भी हासमान फलन को हटाओगे तो आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्लियर। ये हुआ बेटा हमारा क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो इनइक्वेशंस हैं वो और इक्वेशंस। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है आपकी प्रोग्रेशन एंड सीरीज की, यानी अनुक्रम और श्रेणी में पदों को जानने की, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही हम आगे का जो टॉपिक है उसको करेंगे। उस हेड का हेडिंग क्या है, श्रेणियों का योग, यानी समेशन ऑफ सीरीज। अब ये श्रेणियों का योग या समेशन ऑफ सीरीज का मतलब क्या है। अब आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर्स मिलेंगे, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिलेंगे और आपको उन श्रेणियों का क्या करना है, योग ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सवाल बताऊं कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया कुछ ऐसा कि tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 13 प्लस tan इनवर्स 1/21 प्लस एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स मान लेते हैं। इस तरह का कोई सवाल आ गया, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स 1/21 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। इस तरह के सवालों को हमने हेडिंग लिया किसका, श्रेणियों के योग में, ठीक है। इन सवालों को हल करने के लिए, इस तरह के कोई भी सवाल आ जाते हैं उनको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ स्टेप्स का प्रयोग करते हैं। तो उसमें आप याद रखेंगे, पहला स्टेप 1, स्टेप 1 कहता है यदि श्रेणी tan इनवर्स, इसको ऐसा लिखा, पहला स्टेप अपन ऐसा लिख लेते हैं, सर्वप्रथम श्रेणी का nवां पद ज्ञात करें। श्रेणी का क्या ज्ञात करें, nवां पद ज्ञात करें। देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ऐसे कहां तक जाना है, n टर्म्स तक जाना है। तो आपको क्या करना है, श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना है, ठीक है। कब ज्ञात करना है, यदि दिया
न गया हो। मान लीजिए प्रश्न में दे ही रखा है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और अगर नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे आप, उसका nवां पद ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2, यदि श्रेणी tan इनवर्स के रूप में ना हो, यदि आपकी श्रेणी किसके रूप में ना हो, tan इनवर्स के रूप में ना हो, तब उसे tan इनवर्स के रूप में परिवर्तित करें, मान लीजिए जैसे ये तो मैंने आपको किस में दे दिया, tan इनवर्स में दे दिया, इसकी जगह मैं ये दे देता cot इनवर्स 3, cot इनवर्स 7, cot इनवर्स 13, cot इनवर्स 21। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसका जनरल टर्म निकालते हैं, यानी nth टर्म, और उसके बाद क्या करते हैं, वो जो जनरल टर्म आया उसे किस में कन्वर्ट कर देते, tan इनवर्स के रूप में कन्वर्ट करते। क्योंकि इस सवालों में जितने भी सवाल हैं जो श्रेणियों के रूप में आते हैं, उनमें हम काम किसका यूज करते हैं, किसका, सिर्फ tan इनवर्स का। ठीक है, तो ये स्टेप 2 हमारा हो गया। अब स्टेप 3 क्या है, श्रेणी के nवें पद को दो क्रमागत पदों के अंतर के रूप में परिवर्तित करें, जिससे हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का रूप प्राप्त कर सकें। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो फाइट है, जो प्रॉब्लम है, वो सिर्फ इसी एक पार्ट में आएगी, बाकी किसी पार्ट में नहीं आएगी। अगर आपको अनुक्रम श्रेणी अच्छे से आती है तो आप उसका nवां पद आसानी से ज्ञात कर लेंगे। फिर आपको क्योंकि ये पता है कि वो कन्वर्जन आपको सारे पता है, तो आप उसको आराम से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपको जो थर्ड स्टेप करना है वो सबसे डिफिकल्ट स्टेप है, जहां पर आपको क्या करना है, जो आपका nवां पद आया है उस nवें पद को दो क्रमागत पदों के, यहां पर ध्यान रखना x और y जो हम लेते हैं वो क्या होने चाहिए, दो क्रमागत पद होने चाहिए। यानी n और n+1, जैसे nवां पद और n+1वां पद, या nवां पद और n-1वां पद, तो उस तरीके रूप में कन्वर्ट करना है। और वो इस तरह से करना है कि जिससे हमें क्या प्राप्त हो सके, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र प्राप्त हो सके। अब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में आपको याद होगा कि जो फॉर्मूला बनता था वो बनता था tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। इसका मतलब आपको क्या ध्यान देना है कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें हमेशा 1 प्लस एक्स वाई बनना चाहिए, और जो 1 प्लस एक्स वाई आपका हर में बनेगा। भाई अगर अपन देखें कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे कि सर वो होता है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होता है। ठीक है, अब आपने क्या सोच लेना है कि जो आपको पद आया nवां पद, उसको x और y के रूप में ब्रेक कर ले 1 प्लस एक्स वाई के रूप में, और ये x और y क्या होने चाहिए, क्रमागत पद होने चाहिए। और यहां जो x और y आ रहा है वही ऊपर डिफरेंस में भी दिखना चाहिए, तभी तो हम इस फॉर्मूले को क्या लिख पाएंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपका ये स्टेप क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद स्टेप 4, अब n का मान 1 से n तक डालकर श्रेणी का योग ज्ञात करें, श्रेणी का योग ज्ञात करें।
आपने क्या करा, आपने जो आपका nवां टर्म था यानी जो सबसे लास्ट टर्म था उसको आपने दो पार्ट में ब्रेक करा, ये दोनों क्या हो गए आपके क्रमागत पद हो गए और उनको आपने किस रूप में लिख दिया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के रूप में रख दिया। अब आप क्या कर रहे हैं, n का वैल्यू 1 डाल रहे हैं, प्लस फिर n का वैल्यू 2 डाल रहे हैं, प्लस फिर n का वैल्यू 3 डाल रहे हैं और इस तरह से आपने पूरी सीरीज लिख दी। तो क्या होगा बेटा कि जो आपका जो सीरीज का सम आने वाला है वो क्या होगा, इसके रूप में आ जाएगा और इसी से हमें nवां पद ज्ञात होगा। अब ये जो आपने अपने 4 स्टेप्स करे हैं, इन 4 स्टेप्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा या हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसको हम फिर से उसी प्रश्न के अनुसार लेते हैं। जैसे मैंने सवाल लिया, मान लीजिए क्वेश्चन आया मेरे पास tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 4/7 प्लस tan इनवर्स 1/21 प्लस एंड सो ऑन, और मुझे n टर्म का सम चाहिए, n टर्म तक का सम चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मैं इसका क्या निकालूं बेटा, nवां पद निकालूं। अब nवें पद के लिए आप जरा ध्यान दें, यहां ध्यान से देखेंगे तो ऊपर सब में जो tan इनवर्स के अंदर जो नंबर पड़े हैं उनमें सब में ऊपर तो 1 है, तो ऊपर तो 1 आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले अंकों को जरा ध्यान से देखें, पहला अंक 3 है, फिर दूसरा अंक 7 है, फिर तीसरा अंक 13 है, फिर चौथा अंक 21 है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 से 7 के बीच का जो गैप है वो है 4 का, 7 से 13 के बीच में गैप है 6 का, 13 से 21 में गैप है 8 का, 4 6 8 क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। तो 21 से अगला जो आएगा वो आपको निश्चित तौर पे पता है कि 10 का गैप आएगा और 31 आने वाला है। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब अगर ये एपी में आ रहा है तो ये जो सीक्वेंस है यानी ये जो आपको नंबर्स दे रखे हैं ये आपका होता है प्रथम अंतर एपी, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस एपी। यानी एक डिफरेंस करने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, एपी प्राप्त होगा। इसका nवां पद कैसे ज्ञात किया जाए, इसका nवां पद ज्ञात करने का तरीका देखें बेटा, कि मैंने बोला मुझे tn निकालना है, tn निकालना है किसका, तो मैंने सबसे पहले इसको sn लिख लिया। sn का मतलब होता है n पदों का योग। मेरे को क्या मालूम है, sn का मतलब क्या होता है, ये जितने भी पद दे रखे हैं इनके n पदों का योग। इनका n पदों का योग निकालूंगा तो आएगा 3 + 7 + 13 + 21 प्लस एंड सो ऑन, कहां तक, टी एन टर्म तक, एन टर्म तक में मैंने इन सबका योग लिखा और उस योग को मैंने बोल दिया कि वो क्या है, एसएन। मैंने फिर से एसएन लिखा, लेकिन अब की बार मैंने क्या ध्यान दिया कि मैं 3 की जगह पर यहां पर 3 यहां से शुरू करूंगा, तो यहां 3 आएगा, फिर 7 आएगा, मतलब एक पद आगे लिख रहा हूं मैं ना, फिर यह कितना आएगा, 13 आएगा, फिर यहां 21 आएगा एंड सो ऑन, यहां आ जाएगा tn-1 और यहां आ जाएगा tn, यानी मैंने एक पद आगे की तरफ बढ़ा करके लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, दोनों को घटा दिया। अब चूंकि देखिए दोनों SN है और अगर मैं दोनों को घटाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, यहां तो 0 प्राप्त हो जाएगा, यहां मुझे 3 प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए मुझे क्या मिला, 7 - 3 4, 13 - 7 6, क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं सारे, 21 - 13 8, फिर यहां 31 आया होगा तो 31 - 21 10 एंड सो ऑन, ये आ गया tn-1 और लास्ट में आ गया माइनस का tn। अब चूंकि ये -tn लास्ट में आया तो मैं इसको उधर का भेज सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, फाइनली tn बन जाएगा जो होगा 3 प्लस ब्रैकेट में देखो 4 + 6 + 8 + 10 प्लस एंड सो ऑन, कहां तक, tn-1 तक के सारे अंक आ गए। अच्छा ये जो है ये एपी है, ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका अंतर कितना है, 2। अच्छा दूसरी बात देखो बेटा, ये टोटल पद कितने थे, अगर हम बात करें कि हमारे टोटल पद कितने थे तो हम बोलेंगे कि सब टोटल पद जो थे वो यहां से लेके यहां तक n पद थे। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां से लेके और यहां तक कितने पद रह गए। अब बोलोगे आप सर इनमें पदों की संख्या n-1 होगी, यानी यहां पर जो पदों की संख्या होगी वो n-1 होगी और 3 उधर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो अब आप बोलेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करें सर, तो अपन बोलेंगे क्या, tn = 3 प्लस, अच्छा ये एपी है तो कितने पदों का योग निकालना है मुझे एपी में, n-1 पदों का योग निकालना है। तो n-1 पदों का योग कैसे निकलेगा, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो n-1/2 यानी जितने पद बाई 2 डिवाइडेड बाय 2a का मतलब 2 × 4 प्लस n-1 यानी n-1 - 1
इंटू डी 2 आ गया, तो आपका Tn बताओ कितना आ गया, Tn आ गया 3 प्लस n माइनस 1/2, 8 प्लस और ये आ गया 2n माइनस 4, तो Tn आ गया आपके पास 3 प्लस n माइनस 1/2 और ये आ गया 2n प्लस 4, यानी Tn आपके पास कितना आ गया 3 प्लस n माइनस 1 इंटू n प्लस 2 और 2 कॉमन लिया था डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो Tn कितना आ गया मेरे पास 3 प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो प्लस n और माइनस 2, तो मेरा Tn निकल के आ गया बेटा कितना n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये आया है मेरा Tn। इसका मतलब इसका जो जनरल टर्म मैं लिखूंगा, यानी इसका जो nth टर्म आएगा Tn, वो क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, ये हुआ किसको सॉल्व करने का तरीका, फर्स्ट डिफरेंस एपी को सॉल्व करने का तरीका, जो आप लोगों ने कक्षा 11वीं में पढ़ रखा है कि फर्स्ट डिफरेंस एपी कैसे हल किया जाता है। और अगर नहीं भी पढ़ रखा है तो ये प्रोसीजर आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है, पहले इसको Sn लिखना है, फिर एक पद आगे बढ़ा करके लिखना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना, घटाओगे तो इधर शून्य आएगा, Tn उधर पहुंच जाएगा और यहां आपको n-1 पदों की एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी प्राप्त हो जाएगी। उस एपी को आप सॉल्व करेंगे तो आपको Tn मिलेगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, अब आपका क्या हो गया, आपका जो जनरल टर्म आ गया अपनी क्वेश्चन का, वो आ गया Tn बराबर tan इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। अब मेरा स्टेप 1 हो गया था, मैंने nवां पद ज्ञात कर लिया था। ठीक, दूसरे पद की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि मेरा जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो tan इनवर्स ही था। यहां तक भी क्लियर। अब कहता है तीसरा स्टेप, और तीसरा स्टेप कहता है कि आपको इसे दो क्रमागत पदों के अंतर के रूप में लिखना है। कैसे, कि वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बना दे। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का अगर फॉर्मूला आपको बनाना है तो आपको याद रखना है कि फॉर्मूला क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। मैं फिर से लिखूं ताकि आपको क्लियर रहे कि मैं जाता हूं tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy बनाना, जहां x और y क्या हो, क्रमागत पद हो। क्रमागत पद का मतलब n हो और n प्लस 1 हो, या n हो और n माइनस 1 हो, या n माइनस 1 और n माइनस 2 हो, कुछ भी हो, मगर हो क्या, क्रमागत पद हो, यानी नेक्स्ट टर्म आपको निकालना है। तो मैं इसको कैसे इस्तेमाल करता हूं, देखो मैंने Tn लिखा क्या, tan इनवर्स, क्योंकि 1 चाहिए तो 1 मेरे पास था तो 1 प्लस यहां आ गया n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, फिर मैंने इसको लिखा tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस, इससे n कॉमन ले लूं तो n इंटू n प्लस 1 आ गया। अब जरा देखो कि n और n प्लस 1 जो है वो क्या है, क्रमागत पद है। अगर nवां पद है तो उसका अगला पद क्या होगा, n प्लस 1। तो यहां नीचे मुझे x और y मिल गया, n और n प्लस 1, ऊपर क्या है, 1 है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस n। देखो n प्लस 1 माइनस n करने से n और n कट जाएगा, और नीचे कितना है, नीचे अपन लिख लेते हैं 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n। tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई क्या होता है, हम जानते हैं कि वो होता है क्या, tan इनवर्स x, x का मतलब n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n होता है। यहां तक की बात हमारी क्लियर। और ये आया क्या है, ये आया है Tn। अब Tn का मतलब क्या है, ये nवां पद है जो हमने इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, हमको तो योग निकालना है। योग का सूत्र जो होता है आप लोग सब अच्छे से जानते हैं, इसको बोलते हैं समीशन यानी सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है समीशन, समीशन करना मतलब जोड़ लगाना, कहां से कहां तक, n बराबर 1 से लेकर और कहां तक, n तक जोड़ लगाना है Tn का, और यही आपका क्या कहलाएगा बेटा, Sn कहलाएगा, यानी n पदों का योग कहलाएगा। काफी सारे बच्चे जो हैं वो इस सिग्मा को देखने के बाद प्रश्न छोड़ देते हैं, बोले ये हमारे काम का नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो जो चीजें आपको डराती है बेसिकली वो आपको डराने के लिए ही दी गई है, अन्यथा वो जो है आपके प्रश्न को आसान करती हैं। तो समीशन n बराबर 1 से n का मतलब, Tn का मतलब क्या है कि वो Sn है। Sn का मतलब कैसे, n का वैल्यू 1 डालोगे तो T1 यानी पहला पद, प्लस n का वैल्यू 2 डालोगे, समीशन का मतलब सिग्मा लगेगा, T2 प्लस n का वैल्यू 3 डालो T3 प्लस एंड सो ऑन अप टू Tn तक। इसका मतलब क्या है, Sn है। अब हम क्या कर रहे हैं,
हमारे पास tn है, तो मैंने बोला समीशन n का वैल्यू 1 से लेकर n में जो tn है वो इधर भी लगा देंगे, समीशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, और यहां आ रहा है बेटा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। ठीक है, अब ये क्रमागत पद में लाने के पीछे का मेरा कारण क्या था, मैं क्यों चाहता था कि ये क्रमागत पद में ही बने। अब जैसे आप n का वैल्यू 1 डालते, देखो ध्यान से, तो आपका बनेगा tan इनवर्स, n का वैल्यू 1 डाला तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 बन गया। ठीक है जी, अब इसके बाद n का वैल्यू जैसे 2 डालोगे तो बीच में आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है, तो आपने प्लस लगा दिया। अब n का वैल्यू 2 डाल दो तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। ठीक है, प्लस फिर क्या करेंगे, tan इनवर्स 4 माइनस का tan इनवर्स 3 आ जाएगा, प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म आएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस का tan इनवर्स n। अब देखो मजेदार बात बेटा, यहां से देखना, ये tan इनवर्स 2 प्लस का है और ये माइनस का कट गया, ये tan इनवर्स 3 प्लस का है, ये माइनस का कट गया, ये tan इनवर्स 4 इधर माइनस का आएगा, कट जाएगा, और कहां तक, tan इनवर्स n तक सब कट जाएंगे। तो बचा क्या आपके पास, बचा है आपके पास एक तो tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 बचा, और एक बचा आपका tan इनवर्स 1। तो आपका फाइनल आंसर कितना निकल के आया, आपका निकल के आया tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस का tan इनवर्स 1। अच्छा, tan इनवर्स 1 को तो आप अच्छे से जानते हैं, वो क्या है, वो है tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस पाई बाय 4। तो आपका उस प्रश्न का उत्तर क्या आया, ये जो प्रश्न हमने चालू किया था, इस प्रश्न का उत्तर क्या निकल के आया, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस पाई बाय 4। तो जो बेसिक टेंशन है, यानी कि जो हमको फाइट मारनी है जहां पर, वो फाइट कहां पर है, वो फाइट ये है कि इस पद को इस तरह से दो क्रमागत पदों के अंतर में तोड़ना कि वो किसका फॉर्मूला बन जाए, वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाए। क्योंकि ऐसा होने पर क्या होगा कि जब आप n के मान डालोगे तो आपका प्रथम पद और आखिरी आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म बचेगा, या सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म बचेगा, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगा, या सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म बचेगा, वो बचेंगे, बाकी के बीच के जितनी भी चीजें हैं वो सब कट जाएंगी। तो आपका काम ये है। अब कई बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है कि सर हमको ये फर्स्ट डिफरेंस वाला कैसे समझ में आएगा, तो ये जो है वो कहां पर सीखा है आपने, अनुक्रम और श्रेणी में सीखा था कक्षा 11वीं के अंदर। अगर नहीं सीखा है तो मैं आपको एक और शॉर्टकट बता देता हूं ताकि आपका ये फायदा हो जाए। ठीक है, मान लीजिए ये मैं बता रहा हूं क्या, फर्स्ट डिफरेंस एपी का nवां पद ज्ञात करने की आसान विधि। जो हमने किया वो मेथड तो है ही है, वो तो बेसिक मेथड है ही है। इसके अलावा मैं आपको एक और मेथड बता देता हूं जिससे आप बहुत आसानी से उसका निकाल सकते हैं, क्या, nवां टर्म। लेकिन ध्यान रखें कि इसके बावजूद भी आपने ये पढ़ रखा है, मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपका फर्स्ट डिफरेंस एपी आता है, ठीक है ना, जैसे अपन ने अपना फर्स्ट डिफरेंस एपी लिया था 3, फिर लिया था 7, फिर आया था 13, फिर आया था 21, फिर आया था 31 एंड सो ऑन। मुझे इसका क्या चाहिए था, nवां पद चाहिए था। तो मुझे ये समझ में आ गया कि देखो इनके बीच का गैप 4, इनके बीच का गैप 6, इनके बीच का गैप 8, इनके बीच का गैप 10 एंड सो ऑन। ये क्या है, क्योंकि आपने एक बार डिफरेंस किया और आपको एपी मिल गई, तो इसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट डिफरेंस एपी। अब इस फर्स्ट डिफरेंस एपी में क्या करना है, आपको मैंने अभी बताया था सम लिखना है और वो सब करना है, वो एक तरीका हुआ। एक और शॉर्टकट तरीका क्या है, आप इसका nवां पद डायरेक्ट माने an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, डायरेक्ट माने। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर फर्स्ट डिफरेंस एपी है तो उसका जो nवां पद आएगा वह एक द्विघात आएगा, किसमें, n में। n का एक द्विघात ही उस फर्स्ट डिफरेंस एपी का nवां पद होगा। फिर आप बोलोगे सर एपी का क्या होता है, अगर देखो डायरेक्ट एपी आ जाएगी ना बेटा, तो वो हमेशा an प्लस बी के रूप में आती है, यानी रेखीय व्यंजक आएगा किसमें, n में। किसके लिए, एपी के लिए। अगर आपका फर्स्ट डिफरेंस एपी आ गया तो उसके लिए जो आपका nth टर्म आएगा वो क्या आएगा, आपका एक क्वाड्रेटिक आएगा। तो आपने tn माना क्या, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। अब ये tn क्या है, nवां पद। तो मैंने बोला चलो n बराबर 1 का मतलब बताओ, तो आप बोलोगे उसे t1 का मतलब पहला पद। पहला पद कितना है, 3 है। n का वैल्यू 1 रखोगे तो कितना मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी, बात खत्म हो गई। फिर आप n बराबर 2 रखो, n बराबर 2 का मतलब दूसरा पद यानी t2 कितना है अपने पास, 7 है।
इसको लिख लो फटाफट, कितना आएगा, ये आएगा 4a प्लस 2b प्लस c। फिर आप n बराबर 3 रख लो, तो t3 कितना आ जाएगा आपके पास, t3 है आपके पास 13वां पद 13, और इसका वैल्यू कितना आएगा 9a प्लस 3b प्लस c। कितनी इक्वेशन है, 1 2 3। अब यहां से क्या करो, पहले दोनों को घटा करके c उड़ा दो, दूसरे और तीसरे को उड़ा के भी c उड़ा दो, तो आपका क्या आएगा, इन दोनों से इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा आपके पास, आएगा 3a प्लस b बराबर 7 माइनस 3 यानी 4, इन दोनों को घटा दो तो 9a यानी 5a प्लस b बराबर 13 माइनस 7 यानी 6। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 5a माइनस 3 का मतलब 2a, b से b कट ही जाएगा, 6 माइनस 4 यानी 2, तो आपका a बराबर 1 आ गया। a बराबर 1 आया तो इसको इस समीकरण में डाल दो, तो b बराबर भी 1 आ जाएगा। देखो a बराबर 1 डाला तो b बराबर भी 1 आ गया, और a और b 1 आ गए, 1 प्लस 1, तो c का वैल्यू भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपका tn डायरेक्टली कितना निकल के आ गया बेटा, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। जो हमने किया था वो हमने इतना सारा काम किया था, एपी का सम लगाया था और tn का वैल्यू क्या निकाला था, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, आप डायरेक्टली इसको सीधे सीधे क्या मानेंगे, tn को nवां पद मान लेंगे, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 डाला। उसके बाद आपने 3 समीकरणें प्राप्त करी, तीनों में से c को उड़ाना है तो पहले 2 को घटा दो, फिर दूसरे 2 को घटा दो, फिर इन दोनों को सॉल्व करके a और b का मान और c का मान निकला, आपका tn का मान निकल के आ गया। अब देखते हैं एक और सवाल इसी पैटर्न पर। मान लीजिए क्वेश्चन मैंने बोला कि tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स 4/19 प्लस tan इनवर्स 4/39 प्लस tan इनवर्स 4/67 प्लस एंड सो ऑन, और मैं अब की बार अनंत तक का सम ज्ञात करना चाहता हूं, मतलब इनफाइनाइट तक का सम। एन तक का हम निकाल ही सकते हैं, और फिर इनफाइनाइट पर क्या कॉन्सेप्ट होगा वो हमें यूज करना है। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप देखो क्या है बेटा, पहला स्टेप है इसका एनवां पद ज्ञात करना। अब एनवें पद में ध्यान से देखो कि ऊपर तो हर हाल में क्या है, 4 है, तो आपको मालूम है कि इसका जो nth टर्म आएगा यानी tn जो आएगा वो कुछ आएगा tan इनवर्स ऑफ 4/, अब जो नीचे आने वाला है उसको चेक करना है, तो देखो क्या है, सीक्वेंस आपका 7 है, इसके बाद सीक्वेंस है 19 का, फिर सीक्वेंस है 39 का, फिर है आपका 67 एंड सो ऑन आगे तक जा रहा है। तो ध्यान से देखना 7 से 19 के बीच में गैप, देखो पहली बात तो ये एपी नहीं है, ठीक है ना, जीपी भी नहीं है, एचपी 1/7 1/19 भी नहीं है, इसका मतलब आप अपन बात करें क्या, इसका एजीपी भी नहीं है, जितने भी सीक्वेंस हम जानते हैं वो नहीं है। तो आप डिफरेंस करके देखें तो यहां 12 का डिफरेंस आ रहा है, इसके बाद इन दोनों का अंतर जो आएगा वो 20 का आएगा, इन दोनों का अंतर 28 का आएगा, और देखो ध्यान से कि यहां पर एपी बन गया 8 20, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 8 28 एंड सो ऑन, यानी ये क्या है, ये है फर्स्ट डिफरेंस एपी। अब इस फर्स्ट डिफरेंस एपी का nth टर्म निकालना है, तो आप फटाफट tn क्या मान लें, आप tn मानेंगे an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, फिर आप क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 डालेंगे, आपको मिलेगा t1। t1 कितना है हमारे पास, 7 है, जो कि आएगा a प्लस b प्लस c। फिर आप निकालें n बराबर 2, इससे t2 आएगा, t2 कितना दे रखा है आपको 19, ये आ जाएगा आपका 4a, n का वैल्यू अपन क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो 4a प्लस 2b प्लस c, फिर n बराबर 3 रख दो, तो t3 कितना आएगा आपके पास, t3 है आपका 39 इज इक्वल्स टू 9a प्लस 3b प्लस c। फिर पहले दोनों को घटा दो, पहले दोनों को घटाओगे क्योंकि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। जब पहले दोनों को घटाओगे तो आपको मिलेगा 3a प्लस b बराबर 19 माइनस 7 यानी 12। दूसरे को घटाओगे तो मिलेगा 5a प्लस b बराबर 20, क्योंकि 39 माइनस 19 यानी 20। ठीक है, फिर इन दोनों को हल करेंगे अगर, तो यहां आ जाएगा 2a, इन दोनों को घटा दिया तो, और यहां आ जाएगा आपका 8, तो a बराबर 4 आ गया। a बराबर 4 आया तो b बराबर 0 आ रहा है। अच्छा, a बराबर 4 और b बराबर 0, तो c बराबर 3 आ रहा है। तो आपका जो tn टर्म आने वाला है वो आने वाला है 4n स्क्वायर और प्लस का 3।
यानी जो मेरा आपका n1 पद आ रहा है वो आएगा tan इनवर्स में 4/4n स्क्वायर प्लस 3 आ रहा है। यह है मेरा tn पद। यहां तक मैंने tn पद निकाल लिया, ठीक है। अब मेरा स्टेप 2 कंप्लीट करना है। स्टेप 2 का मतलब अगर ये tan इनवर्स में नहीं है तो इसको किस में कन्वर्ट करो, tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स में है, यानी स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 पर चलते बेटा। स्टेप 3 क्या कहता है कि इस वाले पद को आपको दो क्रमागत पदों के रूप में इस प्रकार तोड़ना है कि वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र बन जाए। और वो होता क्या है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो नीचे 1 चाहिए, अभी 1 तो कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखो, ऊपर 4 दिख रहा है, तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैंने इसे लिखा tn इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। मैंने यहां से 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है। अब क्या करूं मैं, इस tn को मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1 अपॉन, मुझे 1 चाहिए तो मैंने 1 लिखा, प्लस लिखा n स्क्वायर और प्लस 3/4 और माइनस 1 कर दिया। इससे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 जोड़ा और 1 घटाया। 1 क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे 1 चाहिए, फॉर्मूले में 1 प्लस xy आता है, ठीक है ना। अच्छा, इससे क्या हुआ, मेरा tn बना tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1/4। अब मुझे कुछ आता हुआ सा दिखने लगा, देखो tn बराबर tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस, इसको लिख सकता हूं n प्लस 1/2 और इसको लिख सकता हूं n माइनस 1/2। ये लो, तो ये मेरा क्या बन गया, दो क्रमागत पद बन गए। n प्लस 1/2, n माइनस 1/2 के बाद अगर आप एक पद आगे बढ़ाएंगे तो आपका क्या आएगा, n प्लस 1/2 आएगा। अच्छा, इसको ऊपर भी सेट करना है तो अपन क्या लिखें इसे, tan इनवर्स ऑफ, ऊपर देखो 1 लिखा हुआ है तो मैं इसे लिख सकता हूं n प्लस 1/2 माइनस n माइनस 1/2 अपॉन 1 प्लस कितना आ गया, n प्लस 1/2 इंटू n माइनस 1/2। अब आप देखें क्या बन गया, ये n और n कट जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 बन जाएगा, यानी ये दो क्रमागत पदों में टूट गया। तो अपना जो tn आ गया वो tn कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2, एक तो ये बन गया, माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1/2। ये लो आपका tn आ गया, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1/2, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको तो सम निकालना है, तो पहले सम हमेशा n टर्म का निकलेगा। तो मैंने कहा tn जो आया मेरा वो था tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1/2। और यहां पर अब क्या कर रहे हैं, समीशन मार रहे हैं, कहां से कहां तक, n इज इक्वल टू 1 से लेके n तक का। तो यहां भी समीशन मारना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 1 से लेके n तक का। ये तो बन जाएगा आपका Sn, यानी n पदों का योग। इनफाइनाइट पे क्या होगा वो अलग बात है, अभी तो हम Sn निकालेंगे। तो ये कितना आएगा, n का वैल्यू 1 डालो तो आपको मिलेगा tan इनवर्स, n का वैल्यू 1 डालते 3/2 माइनस 1 डालोगे तो tan इनवर्स 1/2, फिर प्लस tan इनवर्स n का वैल्यू 2 डालो तो ये आ जाएगा 5/2 माइनस यहां आ जाएगा tan इनवर्स 3/2 प्लस tan इनवर्स फिर से 3 डालो, n का वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 नीचे 7/2 और माइनस tan इनवर्स 5/2। ऐसे कहां तक, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2 और माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1/2 तक पहुंच गए। अब समीशन में देखो, ये वाला पद और ये वाला पद कैंसिल, ये वाला पद और ये वाला पद कैंसिल, ये वाला पद और ये वाला पद, एस जितने भी आएंगे वो सारे पद कैंसिल। Sn जो आपके पास आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। ठीक है साहब, यहां तक की बात तो हमारी हो गई क्लियर, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमको इनफाइनाइट का सम चाहिए, यानी अगर s इंफिनिटी के बारे में बात करनी है तो n का मान कहां तक जाना चाहिए, अनंत। अब देखो अगर n का मान अनंत तक भी जाता तो सिर्फ n यहां पर है, बाकी कहीं भी Sn के फॉर्मूले में n नहीं आया। और अगर अनंत यहां आ जाता तो ये क्या पूरा का पूरा अनंत हो जाता। और अगर पूरा का पूरा अनंत हो रहा है तो आपको याद करना है किसका ग्राफ, tan इनवर्स x का ग्राफ, जो कि कहां से कहां तक भागेगा, वो भागेगा कहां से कहां तक बेटा,
ये पाई बाय 2 होगा और ये माइनस पाई बाय 2 होगा, सही बात। तो आपका जो ग्राफ आता है वो कुछ आता है ऐसे यहां से। तो जब वो पाई बाय 2 पर टच करने वाला है, देखो अनंत अगर वो जाएगा तो अपना मान कहां लेके जाएगा, पाई बाय 2 पर। तो जैसे मैंने बोला n का मान अनंत होगा, आप बोलोगे सर ये संख्या अनंत की ओर अग्रसित हो जाएगी। अनंत अचीव नहीं हो सकता, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है। इनफाइनाइट सांकेतिक रूप से एक अनंत, एक बड़ी संख्या को प्रदर्शित करता है, पर अनंत तक अगर ये जा रहा है, यानी अगर इसका मान अनंत की तरफ अग्रसित हो गया, धनात्मक अनंत की तरफ, तो हमारे tan इनवर्स का मान भी अग्रसित हो जाएगा किसकी तरफ, पाई बाय 2 की तरफ। तो एस इनफाइनाइट का मान क्या आ जाएगा बेटा, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/2। आप इसे लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस, आप चाहो तो इसे cot इनवर्स 2 लिख दो, ठीक है ना। और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और भी पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स 2 को tan इनवर्स 2 लिख सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान देना है कि एस इन्फिनिटी का मान कितना आ गया, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1/2। अब कोई बच्चा बोलता है सर जब अनंत हो ही नहीं सकता, तो मैं ये बोल रहा हूं ये अनंत की तरफ अगर अग्रसित होगा तो tan इनवर्स का मान जो होगा वो पाई बाय 2 की ओर अग्रसित हो जाएगा। तो इनफाइनाइट, वैसे तो इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता, पर अगर इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं तो ये मान पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा और माइनस का tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर अपना अगला सवाल लें, मान लीजिए क्वेश्चन आया डायरेक्ट कि समीशन n बराबर 1 से लेकर और इनफाइनाइट तक tan इनवर्स ऑफ 2 बाय n स्क्वायर प्लस n प्लस 4 का मान ज्ञात करो। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या करा, मैंने आपको nवें पद के लिए परेशान नहीं करा, मैंने nवां पद आपको खुद दे दिया, ठीक है। अब आपसे मैंने बोला इसको इनफाइनाइट तक के लिए निकालना है, तो आपका जो पहला पद है जहां आपको nवां पद ज्ञात करना था वो अब करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर जो tn आएगा वो कितना आएगा मेरा, वो आएगा tan इनवर्स 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 4, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं, इसको दो भाग में, क्योंकि सेकंड टर्म का मेरे को कोई यूज है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, tn को दो पार्ट में ब्रेक करना चाहता हूं। अब देखो जरा ध्यान से कि 4 जो है उसकी जगह 1 होता तो मेरा काम चलता, ठीक है ना, क्योंकि n स्क्वायर प्लस n तो मुझे दिख रहा है, n और n प्लस 1 ले लो, n ले लो और n प्लस 1 ले लो, अपना काम चल जाएगा। लेकिन यहां 4 है और ये 4 मेरे काम का नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, देखो 4 कॉमन ले लेता हूं। जब मैंने 4 कॉमन लिया तो कॉमन जाके ऊपर 2/4 बन जाएगा वो, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा प्लस, और यहां आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय 4। ये आ गया मेरा टर्म। अब ये tn कितना बनेगा बेटा, ये tn बनेगा tan इनवर्स 1/2 ऊपर डिवाइडेड बाय नीचे 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं n प्लस 1/2 और n/2, ऐसे लिखने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ऊपर क्या आ रहा है उसके हिसाब से चले जरा, तो अपन ने tn को क्या लिखा, tn को लिखा tan इनवर्स, और ऊपर लिखा मैंने n प्लस 1/2 माइनस n/2। तो देखिए ऊपर दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, और नीचे कितना आ गया, 1 प्लस n प्लस 1/2 और n/2 आ गया, ठीक है ना। अब ये x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का रूप आ गया, तो मैं tn बोल पाऊंगा, मेरा tn आएगा tan इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स और n/2। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो पहले n पदों का योग ज्ञात करना है, और उसके बाद मैं अनंत वाला खेल खेलूंगा, वो देखेंगे कैसे होगा। पहले हम क्या करते हैं, समीशन लगाते हैं n बराबर 1 से लेके n तक। तो मुझे यहां पर भी समीशन लगाना पड़ेगा n बराबर 1 से लेके n तक। ये तो आपका Sn आ जाएगा, ठीक है ना, n पदों का योग। यहां क्या आएगा बोलते चलो, n का वैल्यू 1 रखोगे तो सबसे पहले n का 1 वैल्यू रखोगे तो 1 प्लस 1 2, यानी tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1/2, ये पहला आया, प्लस फिर आप रखोगे n का वैल्यू 2, तो ये आएगा tan इनवर्स 2 रखते ही 3/2 माइनस ये आ गया tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स फिर से आएगा 5/2, n का वैल्यू अपन क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, अब 3 प्लस 1 4, यानी tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3/2 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में आएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1/2 और माइनस का tan इनवर्स n/2, यहां तक ठीक है। अब देखो ये और ये गया, ये और ये गया, ऐसे सारे पद कहां तक काट देंगे, यहां तक काट देंगे, तो मेरा Sn जो आएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/2।
अब n क्या होना चाहिए बेटा? इनफाइनाइट। अब अगर n इनफाइनाइट है तो आप देखिए कि n इनफाइनाइट रखते ही आपका जो अंश है वो अनंत की तरफ भागेगा, और n+1/2 भी किसकी तरफ भागेगा? अनंत की तरफ ही जाएगा। तो ये आपका tan इनवर्स अनंत बनेगा। और अगर आपका x का मान अनंत की तरफ जाता है तो tan इनवर्स का मान π/2 की तरफ जाएगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि यदि हम s अनंत के बारे में बात कर रहे हैं तो यह आ गया π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2। अच्छा, π/2 माइनस tan इनवर्स 1/2 क्या हो जाता है बेटा? वो हो जाएगा आपका cot इनवर्स 1/2। और cot इनवर्स 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? s इनफिनिटी यानी tan इनवर्स 2। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया s इनफिनिट का? कि ये आएगा tan इनवर्स 2 के बराबर। इसका मतलब जो सवाल आपको करना है उस सवाल के अंदर जो स्टेप्स आपको लिखाए गए हैं उन पर आपको हमेशा फिक्स रहना है, आपको इधर उधर ज्यादा जाना नहीं है। क्या करना है आपको? सबसे पहले पद में अगर nवां पद नहीं दिया गया है तो आपको nवां पद ज्ञात करना है, यह आपका पहला काम हुआ। जब आप nवां पद ज्ञात कर लेंगे तो फिर आप ये देखते हैं कि आपका जो त्रिकोण इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यानी जो प्रतिलोम वृत्तीय फलन है वो tan के रूप में है या नहीं है। अगर वो tan के रूप में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उसे tan के रूप में कन्वर्ट करेंगे। एक सवाल अपन उस पर भी करते हैं, उसको tan के रूप में पहले कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद जो nवां पद आया था उस पद को आप दो क्रमागत पदों के रूप में इस प्रकार तोड़ेंगे ताकि क्या हो जाए? वह tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के सूत्र के रूप में आ जाए। हम हर फॉर्मूले में देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के रूप में जा रहे हैं। और ये क्रमागत पद लेने से फायदा क्या होता है? जब हम n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3 रखते हैं तो और जिनको जोड़ना चालू करते हैं तो हमारा क्या बचता है? हमारा सेकंड लास्ट और सेकंड टर्म बचता है, या कई बार ऐसा होगा कि फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा, बाकी सब कटते हुए चले जाएंगे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहां पर है? वो स्टेप नंबर 3 पर है। जब आप उसे क्या करने वाले हैं? आप उसको दो ऐसे क्रमागत पदों में तोड़ने वाले हैं जो क्या करेंगे? आपको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का रूप बनाएंगे। ये काम आपको ध्यान से करना है बेटा, इसी की आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। चलिए अब जो हम बात करते हैं वो एक ऐसा सवाल लेते हैं जिसमें cot इनवर्स आता हो। जैसे अपन ने क्वेश्चन लिया, मान लीजिए कि cot इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस cot इनवर्स ऑफ 5/3 प्लस cot इनवर्स ऑफ 11/3 प्लस cot इनवर्स ऑफ 19/3 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। मुझे इसका सम चाहिए, ठीक है ना? अब क्या करें हम? पहली बात तो हमको उसका क्या चाहिए? nवां पद चाहिए। अब जरा ध्यान से देखें तो यहां सब जगह 3 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि सर जो nवां पद आने वाला है वो cot इनवर्स के रूप में ही आएगा, परंतु नीचे क्या रहेगा? 3, ऊपर कुछ आने वाला है। अच्छा, ऊपर का सीक्वेंस अगर अपन ध्यान से देखें तो वो आ रहा है 1, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 11, 19। अगर ध्यान से देखोगे तो फिर से वही क्या? 1 और 5 में गैप 4 का है, 5 और 11 में गैप 6 का है, 11 और 19 में गैप 8 का है। तो ये क्या बन रहा है बेटा? फर्स्ट डिफरेंस एपी। तो अब फर्स्ट डिफरेंस एपी हमारे लिए बड़ी चीज नहीं है, हम टीएन को क्या बोलेंगे? an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी। t1 निकाल रहा हूं, सीधा आएगा वो a प्लस बी प्लस सी जिसका मान होगा आपका 1। t2 निकालूंगा वो आएगा 4a प्लस 2b प्लस सी जिसका मान आएगा आपका 5। और t3 ये है आपका 9a प्लस 3b प्लस सी और इसका मान आपका आएगा 11। इन दोनों को हल करेंगे तो आपको मिलेगा 3a प्लस बी, ए फिक्स है बेटा हर बार, इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4। और यहां आ जाएगा 5a प्लस बी इज इक्वल टू 6। इन दोनों को हल करेंगे तो यहां आ जाएगा 2a बराबर 2 यानी a बराबर 1। a बराबर 1 डालेंगे अगर तो आपको मिलेगा b बराबर 1। a 1 आ गया और b भी 1 आ गया तो c का वैल्यू -1, यानी आपका जो tn आने वाला है वो क्या आने वाला है? cot इनवर्स और n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 अपॉन 3। ये आ गया आपका, ये है tn। लेकिन ये tn किस में है? ये tn आया बेटा cot इनवर्स में। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है? tan इनवर्स में। तो हम जानते हैं कि n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 में n का वैल्यू आप 1 डाल रहे हैं, n का वैल्यू 2 डाल रहे हैं, तो आपके cot इनवर्स के जितने भी इनपुट हैं वो सारे कैसे हैं बेटा? धनात्मक हैं। अगर ये सारे धनात्मक हैं तो एक ही कन्वर्जन फॉर्मूला वर्क करता है, ठीक है ना? तो ये क्या बनेगा आपका? tn इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ कितना? 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1।
अब ध्यान देना बेटा कि सिर्फ tan इनवर्स 1/x और cot इनवर्स x में जो कन्वर्जन है उसके अंदर दो फॉर्मूले बना करते थे, उसमें ये देखना पड़ता था x धनात्मक और x ऋणात्मक। चूंकि यहां पर x सारे कैसे हैं, धनात्मक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट कन्वर्जन मारा है। x ऋणात्मक वाला केस होता तो मेरे को कन्वर्जन सोच के मारना था। ठीक है, अब देखें यहां पर tn आपका ये आ गया। अब मैं चाहता हूं क्या कि ये आपके क्रमागत पदों के रूप में आए, लेकिन यहां देखना कि बहुत अच्छा सा ये फॉर्मेट बनेगा। n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 में 1 की कमी है तो 1 लगाया तो यहां बन गया n स्क्वायर प्लस n माइनस 2। अब जरा ध्यान से देखना, ये फॉर्मेट बनेगा tan इनवर्स ऑफ 3/1 प्लस ये फैक्टर अगर आप करोगे तो n प्लस 2 और n माइनस 1 आएगा, जो कि क्रमागत पद नहीं है। लेकिन फिर भी ये सवाल सॉल्व हो सकता है। tan इनवर्स ऑफ 3 को आप क्या लिख सकते हो बेटा, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 2 इंटू n माइनस 1। यानी क्रमागत पद तो नहीं बना, इन पदों के बीच में जो गैप आ रहा है वो देखा जाए तो 3 पदों का गैप आ रहा है मतलब n का 3 पदों के बाद आ रहा है, मतलब ये क्रमागत पद नहीं है, इन पदों में भी 3 पदों का गैप आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो tn बना वो क्या बन गया बेटा, हमारा tn आ गया tan इनवर्स ऑफ n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1। अब हमें क्या चाहिए, समीशन लगाना है। n बराबर 1 से लेके n तक जाना है, यहां भी समीशन लगेगा n बराबर 1 से लेके n तक। ये बन गया आपका Sn इज इक्वल्स टू, यहां क्या आएगा, ये आएगा देखो ध्यान से tan इनवर्स 3, तो यहां आ जाएगा tan इनवर्स 0 प्लस फिर आएगा tan इनवर्स 4, n का वैल्यू 2 डालने पर यहां आएगा tan इनवर्स 1, अभी तक भी नहीं कटा, फिर आएगा tan इनवर्स 5, यहां आ जाएगा tan इनवर्स 2। देखो अभी तक भी टर्म नहीं कटे, क्यों, क्योंकि पदों में जो गैप था वो कितने का, 3 पदों का गैप था, तो ये पहले 3 पद काट नहीं पा रहा है। अब जरूरत देखो, जब हम चाहते हैं tan इनवर्स 6 पर तो आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 3, अब कटना शुरू हो जाएगा, फिर आएगा tan इनवर्स 7 माइनस, तो यहां आ जाएगा tan इनवर्स 4 एंड सो ऑन। मैं बोलता हूं यहां आ गया मान लीजिए tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1। ठीक है, तो यहां आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ n माइनस 4, फिर आ जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ n, तो यहां आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ n माइनस 4, n माइनस 3, फिर आप बोलो tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ n माइनस 2, फिर आपका आएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 2, तो माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1। इस तरीके से ये सारे पद आपके जुड़ गए और इन सब में प्लस लगा दे रहा हूं बेटा मैं ना। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से देखें, ये 3 पद tan इनवर्स 3 यहां से कटना शुरू हुआ, फिर tan इनवर्स 4 कटेगा, फिर tan इनवर्स 5 कट जाएगा, tan इनवर्स 6 कट जाएगा, ऐसे tan इनवर्स n माइनस 1 tan इनवर्स n माइनस 1 को काट देगा, tan इनवर्स n नहीं कटेगा, 10 और इसके पहले के सारे टर्म करते हुए चले जाएंगे, यहां 3 टर्म बचेंगे और यहां पर भी 3 टर्म बचेंगे। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, 3 टर्म बचे। कौन कौन से बचे, आपका Sn क्या आया, Sn निकल के आया tan इनवर्स n प्लस tan इनवर्स n प्लस 1 प्लस tan इनवर्स n प्लस 2। ध्यान से देखें, ये 3 पद आपके नहीं कटे, क्योंकि उधर 3 पदों के बाद कटना शुरू हुआ था, इसलिए यहां पर tan इनवर्स n, tan इनवर्स n प्लस 1, tan इनवर्स n प्लस 2, यहां पर भी ये 3 पद बच गए, तो इन 3 पदों को भी लिख लेते हैं अपन वहां पर। तो ये कितना आ गया आपका, माइनस का tan इनवर्स 0 जो कि 0 ही होता है, माइनस का tan इनवर्स 1 जो कि पाई होता है, और माइनस का tan इनवर्स 2। यहां तक हमारे पास जो है वो नहीं कटा। अब जरा ध्यान से देखें, हम चाहते हैं s इनफाइनाइट निकालना, इसका मतलब इनफाइनाइट पर ये भी पाई बाय 2 देगा, ये भी पाई बाय 2 देगा और ये भी पाई बाय 2 देगा, माइनस tan इनवर्स 0 का काम खत्म, यहां पाई बाय 4 आ गया, और माइनस का यहां पर आपका tan इनवर्स और कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जो अपन ने ब्रेक किया था उसके हिसाब से कितना आ गया अपना, लास्ट में यहां tan इनवर्स 2 आ गया बेटा। ठीक है, अब इस tan इनवर्स 2 को तुम क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, माइनस इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स 2। अब ये पाई बाय 2 एक पाई बाय 2 को खत्म कर देगा, ये आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 यानी पाई माइनस पाई बाय 4 यानी 3 पाई बाय 4 और प्लस cot इनवर्स 2, तो आपका आंसर आ गया
3 पाई बाय 4 प्लस कॉट इनवर्स 2। तो अगर आपका कंसेक्यूटिव टर्म नहीं बनता है तो आपको यह ध्यान देना है कि वो सीक्वेंस सेम होना चाहिए। यहां पर क्या हुआ कि मेरा कंसेक्यूटिव टर्म नहीं बने, क्रमागत पद नहीं बने, लेकिन मुझे मालूम था इन दोनों पदों के बीच में जो गैप आ रहा है वो 3 पदों का आ रहा है। तो जो जितने पदों का गैप आया उतने ही पद यहां कटेंगे नहीं, उतने ही पद यहां भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो अगर आपका क्रमागत नहीं भी बन रहा है तो भी आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। और इस तरीके के सवाल IIT JEE ने कई बार पूछे हैं और इनका करने का जो फॉर्मेट है वो फिक्स है। तो अभी तक जो हमने बात करी वो पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करी, जहां हमने उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, जिसके अंदर मैंने आपको बार बार बोला कि प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमने सारे सूत्र जो बनाए, हमने कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करा, हमने सिर्फ क्या करा, उन्हें डिराइव किया और उसके लिए हमने प्रॉपर्टी 4 का अच्छा इस्तेमाल किया। साथ ही साथ हमने समीकरण और असमीकाओं को हल करना सीखा। समीकरण के अंदर सिर्फ क्या ध्यान देना कि प्रांत पर ध्यान देना, कि फोकस करना कि प्रांत कैसा है। और जब असमीका का हल करना होता है तो यह भी ध्यान देना होता है कि जिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप हटा रहे हैं वो वर्धमान है या हासमान, क्योंकि उसी के अनुसार आपके असमीका का चिन्ह या तो परिवर्तित होगा या नहीं होगा। वर्धमान है तो परिवर्तित नहीं होगा और हासमान है तो परिवर्तित होगा। एंड द लास्ट टॉपिक क्या था, श्रेणियों का योग। इस वाले पार्ट को अगर आपको बहुत अच्छे से स्ट्रांगली कमांड में लाना है तो आपको अनुक्रम और श्रेणी के जो पद थे, यानी जो आपका चैप्टर था सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी कि अनुक्रम और श्रेणी, उन पदों में जो आपका स्पेशल सीरीजेस हुआ करती थी उनको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। वैसे मैंने आपको यहां बता दिया था कि आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट डिफरेंस एपी अगर आ जाती है तो आप उसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको मैं एक और यहां पर एक हिंट दे देता हूं ताकि आपको याद रहे। अगर एपी का एनवा पद चाहिए आपको, एपी का एनवा पद, तो वो होता है हमेशा रेखीय रूप में, यानी an प्लस बी के रूप में। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस एपी अगर आ जाता है उसका एनवा पद, तो आपको उस tn को हमेशा क्या मानना है, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c मानना है। और अगर मान लीजिए इसी तरीके से सेकेंड डिफरेंस आ जाए, मतलब एक एपी के बाद एक और एपी, एक एपी में मतलब पहले आपको सीक्वेंस दिया, उसको आपने डिफरेंस करा, उससे एपी नहीं बना, फिर वो जो आया है उनको फिर डिफरेंस करोगे, फिर से एपी बन जाए, यानी सेकंड डिफरेंस एपी, तो उसका जो एनवा पद होता है वो an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d होता है। हालांकि इतने तक हम नहीं जाते हैं क्योंकि ये 4 अननोन इक्वेशन के साथ है। तो देखिए मैथ्स क्या कहता है कि जितने अननोन उतने समीकरण बनानी है, जितने अज्ञात होंगी उतनी समीकरणें बनेंगी। तो यहां 4 समीकरणें बनानी पड़ती है हमें, तो हम यहां तक नहीं करते हैं। ज्यादातर सवाल जो हमारे बनते हैं वो इस पे और इस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको लिए ये वाला पार्ट जो है वो ध्यान रखना है कहां पर, कि अनुक्रम और श्रेणी में है। अगली क्लास में जो हम बात करेंगे वो बिल्कुल नया चैप्टर है और वो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ कैलकुलस होगा, जिसको हम बोलते हैं सीमा यानी लिमिट। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।